नमस्कार, आप देख रहे हैं आज शांतनाद और मैं हूँ आपके साथ श्वेता सिंह। ब्रेन स्ट्रोक से जुड़ी बहुत सारी ऐसी जानकारियां हैं जो आज हम आप सभी तक लेकर आए हैं, लेकिन आपको सबसे पहले मैं मिलवा दूं आज हमारे इस प्रोग्राम में खास मेहमान थे जो कि डॉक्टर विकास जी हैं, रांची एम्स न्यूरो सर्जरी डिपार्टमेंट में। बहुत-बहुत स्वागत है विकास जी आपका। सबसे पहले मैं आपसे जानना चाहती हूँ कि ये ब्रेन स्ट्रोक होता क्या है? हाँ, धन्यवाद श्वेता जी। देखिए आमतौर पे ब्रेन स्ट्रोक या जो ब्रेन में लकवा मारना जिसे हम लोग बोलते हैं बेसिकली 2 प्रकार का होता है। एक वाले में क्या होता है कि हमारी जो ब्रेन की नसें हैं वो फट जाती हैं और ब्रेन के अंदर क्लॉटिंग हो जाती है। और दूसरे में क्या होता है कि नसें सूख जाती हैं और एक एरिया जो हमारा ब्रेन का है वो डैमेज हो जाता है। फिर इसके लक्षण क्या होते हैं कि जो भी रिस्पेक्टिव पार्ट हमारे ब्रेन के होते हैं, जैसे आधा हमारा अंग वो काम करना बंद कर देता है। तो एक ब्रेन की बीमारी है जो जनरली आर्टरी के फटने से या आर्टरी के सूखने से होती है। बिल्कुल, मेरा अगला सवाल यही है कि ये ब्रेन स्ट्रोक होता क्यों है? देखिए इसके बहुत सारे रीज़न हैं, बहुत सारे कॉज़ आप कर सकते हैं, बहुत सारे हमारे जैसे अगर जैसा हमारा हेल्थ है कि आप अगर आपके बॉडी में कोलेस्ट्रॉल की लेवल ज़्यादा है, आप है, आपको डायबिटीज़ की बीमारी है। ऐसी तमाम बीमारियाँ ऐसी बीमारियों को जन्म देती हैं। अगर जैसे ब्रेन स्ट्रोक कभी भी होता है तो जो ब्रेन की जो आर्टरी फटती है, उसमें मैक्सिमम समय देखा जाता है कि उनकी बीपी अराउंड 200 से सिस्टोलिक बीपी 200 एमएम एजी से ज़्यादा होती है। मीन्स बीपी इतना ज़्यादा बढ़ जाता है कि ब्रेन की आर्टरी जो है डैमेज हो जाती है। तो कहीं न कहीं हाइपरटेंशन ब्लड प्रेशर की बीमारी शुगर की बीमारी, कोलेस्ट्रॉल की बीमारी ये सब मिलकर ऐसी बीमारियों को जन्म देती हैं। जी, बिल्कुल, मैं आपसे जानना चाहूँगी कि क्या कोई एक स्पेसिफिक इसका लक्षण होता है जिससे हम पता लगा सकें कि ब्रेन स्ट्रोक होने वाला है? हाँ जी। लक्षण होने वाले जैसे मैंने बता चुका हूँ आपको कि होने वाले जितने भी बातें हैं कि अ, होने वाला है इसे तो हम पता नहीं कर सकते। हाँ, लेकिन इमीडिएट जैसे ही ब्रेन स्ट्रोक अगर किसी पेशेंट को होता है और वो कुछ लक्षणों को पहचाने और लक्षणों को पहचान कर उन्हें ध्यान रखे, तो वो समझ सकता है कि हाँ, मेरे पेशेंट को ब्रेन स्ट्रोक हुआ है। जैसे आमतौर पे आप देखोगे किसी व्यक्ति का एक हाथ या एक पैर काम करना बंद कर दे अचानक से, तो वो एक ध्यान जाना चाहिए, उनके दिमाग में होना चाहिए कि हो सकता है यह ब्रेन स्ट्रोक के कारण हो। एक व्यक्ति को एक आँख से दिखाई देना अचानक से बंद कर दे, तो बे ब्रेन स्ट्रोक हो सकता है। उनके फेस की सिमेट्री खराब हो जाए या आधा चेहरा जो है फेस का उसे लकवा मार जाए, तो उसे हम समझ सकते हैं कि ऐसा। ये 3-4 जो लक्षण है या अचानक से उनकी आवाज़ जो है में लड़खड़ाहट आ जाना, ये 4 लक्षण हैं जिससे हम समझ सकते हैं कि एक ब्रेन स्ट्रोक हो सकता है। बिल्कुल, मैं आपसे जानना चाहूँगी विकास जी कि क्या डिप्रेशन और ब्रेन स्ट्रोक का कोई कनेक्शन है स्ट्रोक का? अम, ऐसी कोई साइंटिफिक स्टडी तो इस पे नहीं है कि डिप्रेशन और ब्रेन स्ट्रोक में कोई अच्छा खासा रिलेशन है। लेकिन हाँ, ये आमतौर पे देखा जाता है कि जब भी कोई व्यक्ति डिप्रेस होता है तो उनकी बीपी जो वाइटल्स होती हैं वो डिस्टर्ब होती हैं। और कोई भी व्यक्ति जो डिप्रेशन में होगा उनमें स्वस्थ आदमी के मुकाबले में कोई भी बीमारी ज़्यादा होती है। तो हम एक जी, तरीके से कह सकते हैं कहीं न कहीं थोड़ा रिलेशन दोनों में है। जी। क्या ब्रेन स्ट्रोक का एक मुख्य कारण टेंशन भी है, चिंता? हाँ, ये कह सकते हैं कि टेंशन है क्योंकि आमतौर पे देखा जाता है कि जिन लोगों में तनाव होता है, उनके में बीपी की बीमारी होती है, शुगर की बीमारी होती है, कोलेस्ट्रॉल की बीमारी होती है और ये तीनों कहीं न कहीं ब्रेन स्ट्रोक और ब्रेन हेमरेज के लिए रिस्पॉन्सिबल हैं। जी, बिल्कुल, मैं आपसे जानना चाहूँगी कि क्या ये इमोशनल स्ट्रेस की अगर हम बात करें या किसी भी तरह के स्ट्रेस की अगर हम बात करते हैं, तो वो युवाओं में आजकल ज़्यादा हो रहा है। तो ब्रेन स्ट्रोक जो है, वो युवा और बुजुर्ग सब में इक्वल है या फिर कुछ डिफरेंस है इसमें? नहीं आमतौर पे देखेंगे तो हाँ, जो यंग पेशेंट है उसमें स्ट्रोक थोड़े कम होते हैं, लेकिन आप 50 उम्र के से जो ज़्यादा वाले लोग हैं, उनमें ब्रेन स्ट्रोक की ज़्यादा
शिकायतें आती हैं। क्योंकि हमारे जो यंग पॉपुलेशन है, उन पॉपुलेशन में नो डाउट अगर तनाव होगा, लेकिन उनकी आर्टरी जो होती है, उनका ब्रेन का जो स्ट्रक्चर होता है काफ़ी हेल्दी होता है, उनकी आर्टरी में लचीलापन होता है, जिस कारण इनमें यंग पेशेंट में स्ट्रोक होने के चांसेस कम होते हैं, जबकि ओल्ड पॉपुलेशन में ब्रेन स्ट्रोक होने के चांसेस ज़्यादा हैं। जी, मैं आपसे अब जानना चाहूँगी विकास जी, मिनी स्ट्रोक अगर किसी को आता है, तो ये कैसे पता चलेगा कि ये वाला स्ट्रोक जो है वो मिनी स्ट्रोक है? देखिए, इनको इसे पहचानना बिल्कुल सिंपल होता है। अगर आप देखोगे तो कहीं न कहीं सीटी स्कैन या एमआरआई में छोटा-सा डॉट हमें मिलता है, और साथ ही साथ जो भी ब्रेन स्ट्रोक अगर हुआ तो सपोज़ 24 आवर के अंदर में अगर व्यक्ति का हाथ या पैर काम करना या दिखाई देना बंद या उनकी आवाज़ चली गई, लेकिन विदिन 24 आवर्स, 24 टू 48 आवर्स वो वापस आ गई, तो हम इसे समझते हैं कि यह कहीं न कहीं एक मिनी स्ट्रोक है। और यह हमें सावधान करता है कि आगे भी इससे बड़ी स्ट्रोक आ सकते हैं, अगर हम दवाइयाँ सही समय पे शुरू ना करें तो। जी, बिल्कुल। क्या स्ट्रोक के साइलेंट साइन्स भी होते हैं? हाँ जी, फिर से बोलेंगे ज़रा? जी, मैं ये जानना चाहती हूँ विकास जी कि क्या ब्रेन स्ट्रोक के साइलेंट साइन्स भी होते हैं? साइलेंट संकेत? हाँ, साइलेंट साइन ऐसे हम अब नहीं बोल सकते हैं, लेकिन हाँ, एक बात बोला जा सकता है, बहुत बारी ऐसा होता है कि पेशेंट को अचानक से उनके दिमाग में ऐसा लगता है कि थोड़ा सूनापन आ गया हो, थोड़ी देर के लिए वो शांत हो गए हों, अगर काम नहीं कर रहा हो और वह ओल्ड एज हो और उन्हें बीपी या हाइपरटेंशन की जो बीमारी है, बीपी की जो बीमारी है वो रहती है, तो उन्हें हम समझ सकते हैं कि कहीं न कहीं उनके दिमाग में एक छोटा झटका आया हो, या वो उन्हें थोड़ा सचेत रहने की आवश्यकता है। जी, मैं आपसे जानना चाहूँगी बहुत गंभीर प्रश्न है, अगर किसी को ब्रेन स्ट्रोक आता है, तो उसके बाद उस व्यक्ति की जो लाइफ स्पैन है, लाइफ शेल्फ कितनी रह जाती है? देखिए, यह लाइफ स्पैन और ये 2 बातों पे डिपेंड करती है। एक कि उन्हें ब्रेन स्ट्रोक आया, तो वह किस कैटेगरी का आया है, किस लेवल का आया है। अगर ब्रेन स्ट्रोक काफ़ी गहरा होगा या उनके ब्रेन में डैमेज, तो ऐसे मरीज़ों का जान बचाना भी थोड़ा मुश्किल हो जाता है। लेकिन अगर वो बहुत कम है, वो बहुत मामूली है, तो वो फिर नॉर्मल लाइफ एक्सपेक्टेंसी जी सकते हैं। साथ ही साथ एक और फैक्टर बहुत इम्पोर्टेंट है कि जब आपको ब्रेन स्ट्रोक आया है, तो आप कितना समय, कितना एज़ अर्ली एज़ आप हॉस्पिटल पहुँचे हैं। जैसे हम लोगों ने एक गोल्डन टाइम कहते हैं, गोल्डन टाइम मान रखा है 3 आवर टू 6 आवर, 3 आवर टू 5 आवर्स, कि अगर 3 आवर से 5 आपको ब्रेन स्ट्रोक आया है, आप 3 से 5 घंटे के अंदर में अस्पताल पहुँचते हैं और आपकी दवाइयाँ शुरू हो जाती है, ट्रीटमेंट शुरू हो जाती है, तो ऐसे पेशेंट बहुत जल्द रिकवर करते हैं और एक अ, जी। नॉर्मल लाइफ स्पैन आगे जीते हैं। जी, बिल्कुल, मैं आपसे जानना चाहूँगी कि ब्रेन स्ट्रोक आने का कोई एक निश्चित समय होता है कि वो इसी समय पर आएगा और इतने बजे आएगा, कुछ ऐसा क्राइटेरिया भी होता है इसमें? नहीं होता है कि किस समय पे आएगा, लेकिन ये ज़्यादातर में देखा जाता है कि अगर ये हेमोरेजिक स्ट्रोक है तो ये मॉर्निंग के समय में थोड़ा चांसेस जो होते हैं इसके ज़्यादा होते हैं, और जितने भी ब्रेन स्ट्रोक्स वगैरह हैं ये ठंड के दिनों में थोड़े ज़्यादा देखे जाते हैं एज़ कम्पेयर टू नॉर्मल डेज़। जी, मैं अब आपसे ये जानना चाहूँगी कि सबसे डेंजरस ब्रेन स्ट्रोक कौन-सा होता है? ये डिपेंड करता है कि अगर जैसे हमारे ब्रेन स्ट्रोक का डेंजरस होना या ना होना डिपेंड्स करता है कि वो हमारे ब्रेन के किस हिस्से में ब्लीडिंग हुई है या ब्रेन का कौन-सा हिस्सा डैमेज हुआ है। सपोज़ अगर वो कोई एक ऐसा एरिया है जो थोड़ा कम यूज़फुल है या जिसे होने से बहुत ज़्यादा हमारे बॉडी पे नुकसान नहीं होता है, तो उसे हम कर सकते हैं कि तो वो थोड़ा दिन चलेगा। लेकिन अगर ऐसे एरिया जैसे जिसमें हमारे वाइटल सेंटर होते हैं, जैसे हमारे साँस लेने की क्षमता जहाँ होती है, हमारे जितने भी बीपी कंट्रोलिंग जो हमारे बॉडी में जो सेंटर्स होते हैं, अगर उस जगहों पे या जिसे हम कह सकते हैं कि ब्रेन स्टेम जो हमारा है या हमारा जो थैलेमस के अराउंड का एरिया है, मतलब जो हमारे आप आम भाषा में समझ सकते हैं कि ब्रेन का वह हिस्सा जो हमारे साँस को कंट्रोल करने में, हमारे बीपी को कंट्रोल करने में सहायक होता है, अगर उन जगहों पे ब्लीडिंग होती है, तो ऐसे पेशेंट को बचाना बहुत ही मुश्किल होता है।
जी, मैं अब आपसे जानना चाहूँगी, मेरा आखिरी आपसे प्रश्न होगा, ब्रेन स्ट्रोक अगर मान लीजिए किसी का घर हॉस्पिटल से काफ़ी दूर है या वो पेशेंट उस वक़्त काफ़ी दूर है, तो घर पर अगर उसके साथ ऐसी घटना घटित होती है, तो वो इससे किस तरह से बच सकते हैं? इसके क्या उपाय वो कर सकते हैं? देखिए, एक जो सिंपल हम कॉमन सा हम लोग काम कर सकते हैं कि जैसे अगर कभी भी ब्रेन स्ट्रोक हो अगर उन्हें लगा या जैसा मैंने लक्षण बताया है कि जिन लक्षणों को पहचानना जैसे कि अगर अचानक एक हाथ पैर में कमजोरी या आँख में दिखाई देना कम हो जाए, उनकी आवाज़ में लड़खड़ाहट आते चला जाए, फेस का एक तरफ टेढ़ा हो जाना, फेस का एक तरफ लकवा हो जाना, अगर ये 4 सिम्पटम्स उन्हें मिलते हैं, तो उन्हें जल्द से जल्द किसी नज़दीकी हॉस्पिटल जाना चाहिए। साथ ही साथ अगर उनके आस-पास सीटी स्कैन का सेंटर हो तो वो सीटी स्कैन करा लें जिनसे ये स्पष्टता आ जाती है कि हाँ, यह ब्रेन से रिलेटेड बीमारी ही है। और अगर उनके पास बीपी मापने की सुविधा हो तो एक बार वो माप कर देख सकते हैं। और अगर जो दवाइयाँ उन्हें छोड़ रखी हैं, वो दवाइयाँ वो शुरू कर सकते हैं। ये कुछ-कुछ अगर आप काम करेंगे और जल्द से जल्द नज़दीकी हॉस्पिटल कंसल्ट करेंगे तो चांसेस जो होते हैं, थोड़ा इंक्रीज़ होते हैं। जी, बिल्कुल। कोई एक मैसेज आप देना चाहेंगे जो लोग आपको सुन रहे होंगे? हाँ, अभी एक जो बहुत इम्पोर्टेंट मैं बताना चाहता हूँ कि जिन लोगों में ब्रेन स्ट्रोक हो जाता है, उन्हें दोबारा ब्रेन स्ट्रोक होने के चांसेस बहुत ज़्यादा रहते हैं। उन लोगों को ज़्यादातर जो मैंने देखा है कि जो भी लगातार बीपी की दवाइयाँ खाते हैं, ऐसे लोग जो बीपी की दवाइयाँ खा रही हैं या ऐसे लोग जिन्हें ऑलरेडी ब्रेन स्ट्रोक आ चुका है, वो अपनी दवाइयों को मिस ना करें। और वो रेगुलर फ़ॉलो-अप करते रहे। बहुत बार ऐसा होता है कि जो मरीज़ 2 साल से बीपी की दवाइयाँ खा रहा है, अचानक से उन्होंने छोड़ा, उन्हें ब्रेन स्ट्रोक आ गया। बहुत बार ऐसा होता है कि जिन्हें पहले स्ट्रोक आया रहता है, उन्होंने अपनी दवाइयाँ छोड़ी और वो एक बार ठीक होने के बाद दूसरे बार डॉक्टर्स के फ़ॉलो-अप में नहीं है, तो उन्हें दोबारा होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। ऐसे लोगों को अपनी दवाइयाँ समय पे लेनी है और बीच-बीच में एक इंटरवल पे 2 महीने, 3 महीने में अपने डॉक्टर्स को फ़ॉलो-अप कराते रहना है। साथ ही साथ सर्दियों में देखा जाता है कि 6 डिग्री टेम्परेचर अगर हमारा चेंज होता है, तो कहीं न कहीं 4 टू 5% जो ब्रेन स्ट्रोक के चांसेज़ होते हैं, वो इंक्रीज़ कर जाते हैं। तो ऐसी स्थिति में आपको थोड़ा ठंड के दिनों में बच के रहने की आवश्यकता है और द मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग अगर आप हाइपरटेंशन आपको है, बीपी की बीमारी आपको है या आप पहले ब्रेन स्ट्रोक से ग्रसित हैं, उनकी दवाइयाँ चल रही है, तो उन्हें स्किप ना करें, उन्हें ना छोड़ें। अक्सर देखा जाता है जो नॉन कंप्लायंस लोग होते हैं, उनमें स्ट्रोक के चांसेस ज़्यादा होते हैं, ऐज़ कम्पेयर टू जो अपनी दवाइयाँ रेगुलर ले रहे हों। जी, बिल्कुल, बहुत-बहुत धन्यवाद विकास जी, आपने बताया कि इसका उपाय क्या हो सकता है, क्या लक्षण है, अगर हम समय रहते इन लक्षणों को समझ जाते हैं और अपना टाइमली अगर हम इसका मेडिसिन्स अगर चालू कर देते हैं, तो हम इससे बच सकते हैं और बहुत ज़्यादा इसमें घबराने वाली बात नहीं है। तो आपका बहुत-बहुत आभार, आपने हमें जानकारी दी, हमारे दर्शकों को इसके बारे में बहुत सारी जानकारियाँ दी। आप सभी इसी तरह से देखते रहिए आज श्रृंखला।